कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम देख रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर कि शिवराज शाह के बारे में हम पढ़ रहे थे और दुर्जन शाह हमने स्टार्ट किया था, पर कुछ टेक्निकल इशू के कारण वीडियो एंड हो चुका था वहाँ पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे एज लेक्चर सेकंड के अंदर वापस से वही टॉपिक, और हमें देखना है दुर्जन शाह के बारे में देख रहे थे हमें ना। दुर्जन शाह, तो दुर्जन शाह जो थे वो शिवराज शाह के पुत्र तो थे, पर लेजिटिमेट पुत्र नहीं थे। मतलब कि बिना शादी के जो पुत्र होते हैं ना, वो थे वो। तो दुर्जन शाह जो हमारे गद्दी पर बैठे 1746 के अंदर, और किन के सपोर्ट से बैठे? जो शिवराज शाह की वाइफ थी, शिवराज शाह की जो वाइफ थी, जिनका क्या नाम था? रानी विलास कुंवारी। ठीक है, तो रानी विलास कुंवारी के सपोर्ट से गद्दी पर बैठे कौन बैठे? हमारे दुर्जन सिंह जी। अब दुर्जन शाह जो हमारे गद्दी पर बैठे, उसके बाद में जो इनके चाचा हैं, किनके? दुर्जन के चाचा, मतलब शिवराज के भाई, ब्रदर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अलायंस हो जाता है। किनके बीच में? रानी विलास कुमारी और उनके ब्रदर, दुर्जन शाह के ब्रदर, जिनका नाम था निज़ाम शाह। ठीक है, तो निज़ाम शाह और रानी विलास कुमारी अलायंस कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अब समझ लीजिए शिवराज शाह के पुत्र दुर्जन शाह गद्दी पर बैठे हैं, और जो उनके भाई हैं वो गद्दी पर नहीं बैठे, तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी ही भावना कहीं ना कहीं रहती थी कि मैं भी राज करूं। पर यहाँ पर ये दोनों अलायंस करते हैं और साथ में रूल चलता है। तो दुर्जन शाह की जो आगे जाके हत्या हो जाती है, वो करते हैं लोक शाह एंड खुमान और गुमान। ये इनकी हत्या कर देते हैं दुर्जन शाह की। तो अब गद्दी पर कौन बैठेंगे? निज़ाम शाह बैठेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका अलायंस हो चुका था, इनकी दुर्जन शाह की मदद के साथ में, और अलायंस करने के बाद में निज़ाम शाह को गद्दी पर बिठाया जाता है, और 1749 से लेकर ये 1776 तक काफ़ी लंबे समय तक रूल करते हैं। ठीक है, अब महाराठा जो मराठास थे, कहीं ना कहीं वो बार बार अटैक्स कर रहे थे। कहाँ पर? उस समय गोंड डायनेस्टी के ऊपर। ठीक है, तो निज़ाम शाह के आते आते केवल अंग्रेज ही यहाँ पर मुसीबत नहीं बने हुए थे, मुगल से दिक्कत नहीं बने हुए थे। मुगल्स तो औरंगजेब जब चले गए तो उनके पास में इतनी पावर रही नहीं, तो पूरा भारत छोटी छोटी रियासतों में बंट चुका था। परंतु अब मराठा आपस के जो पास के पड़ोसी देश थे वही लड़े जा रहे थे, तो मराठा नीचे से हमला करे जा रहे थे, और साथ में मुगल्स का भी थोड़ा थोड़ा हमला था, पर ज़्यादा नहीं था। वो ब्रिटिशर्स को भी हम देखने को मिलेगा आगे ही, बस 1800 स्टार्ट होते होते ही। ठीक है, तो मराठा जो रूलर थे भोसले राघोजी भोसले, उन्होंने कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में। ही टुक द कंट्रोल ऑफ देवगढ़ एंड चांदा। तो राघोजी भोसले ने अतिक्रमण कर लिया, कंट्रोल ले लिया देवगढ़ का और चांदा का। किनसे? गोंड से। ठीक है, और निज़ाम शाह ने क्या करा कि इनके भी जो साथ के जो अपोनेंट्स थे, इनके जो गद्दी पे बैठने वाले, उनको तो सप्रेस करा, है ना। और रामगढ़ जो है, रामगढ़ के जो राजा हैं, रामगढ़ किंग को इन्हें टाइटल दिया गाजी सिंह। ठीक है, अब रामगढ़ अलग हो चुका है, एक जागीरदार बन चुकी है, जागीर बन चुकी है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे अवंतीबाई यहीं की थी। ठीक है ना, यहीं पे रूल कर रही थी वो, है ना। तो निज़ाम शाह के समय कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक और घटना हुई कि जो महंत हैं वक्र वरगिरी और महंत हैं हिरदेवपुरी, उन्होंने दो मंदिर बनाए। तो शिव टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुए कहाँ पर?
शिव टेम्पल बनाए गए गराह के अंदर। ठीक है, तो शिव टेम्पल दो बने कहाँ पर, गढ़ा के अंदर। और ये किन्ने बनाए, हमने देखा भी कि महंत वक्र वारगिरी, और सेकंड है महंत हृदेवपुरी। ठीक है, और लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की हमने बुक पता ही है, गजेंद्र मोक्ष, इन्हीं के समय लिखी गई है ना, लक्ष्मी प्रसाद जी की है। और सेकंड बुक जो लिखी गई इनके समय नीर वाजपेयी जी के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं हमारे गोंड डायनेस्टी के। इनकी जो बुक का नाम था वो था प्रेम दीपिका। ठीक है, तो इतना ही है निज़ाम शाह के बारे में कि ये पुत्र थे, भाई थे हमारे शिवराज शाह के। किनके भाई थे, शिवराज शाह के ब्रदर थे, चाचा थे दलपत शाह के। ठीक है, दुर्जन शाह के, दलपत शाह के नहीं, दुर्जन शाह के। और राघोजी भोसले ने इनसे हमला करा इन पर, और देवगढ़ और चांदा की रियासत छीन ली इनसे। और गाजी सिंह की उपाधि दी इन्होंने रामगढ़ के राजा को। और दो शिव टेम्पल शिव मंदिर बने इनके समय में, एक वक्र वारगिरी और हृदेवपुरी जी ने बनाया। ठीक है ना। अब आ रहे हैं इनके बाद में महिपाल। तो महिपाल की बस एक ही लाइन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, अब जो महिपाल जो थे वो एक्चुअल में दासी पुत्र थे। दासी पुत्र मतलब कि इनकी दास जो थी ना, उनकी जो मेड है, उनके मेड के पुत्र थे किनके, निज़ाम शाह के। और ये रूल करने बैठे यहाँ पर। और इसी को देख के जो धन सिंह थे, ठीक है, धन सिंह कौन थे, तो ये थे निज़ाम के ब्रदर, है ना। निज़ाम शाह के जो भाई थे निज़ाम धन सिंह, है ना, तो धन सिंह जो थे उनके पुत्र ये हमारे निज़ाम शाह, इनके भाई धन सिंह, और धन सिंह के पुत्र नरहरि शाह। ठीक है, 1776 में। तो जब हमारे महिपाल सिंह जब आके बैठे, ठीक है, राजगद्दी पर, जो दास के पुत्र थे, तो धन सिंह के पुत्र नरहरि शाह को अच्छा नहीं लगा। तो नरहरि शाह गद्दी पर बैठे और आगे चलकर क्या हुआ कि सुमेर शाह जो थे, ठीक है, सुमेर शाह थे। अब सुमेर शाह से हमें एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी चालू हो जाएगी हमारी। सुमेर शाह जो हैं, है ना, उन्होंने अटैक कर दिया किस पर, नरहरि शाह पर। ठीक है, अब सुमेर शाह कौन थे, तो सुमेर शाह जो थे ही वॉज द सन ऑफ निज़ाम शाह। ठीक है ना। तो निज़ाम शाह के पुत्र सुमेर शाह ने अटैक कर दिया, और किसके साथ में करा, विथ हेल्प ऑफ विसाजी चंदोरकर के साथ में। ठीक है, ये कौन थे, तो ये पेशवा के रिप्रेजेंटेटिव थे। ऐसे में समझ आ रहा था, ठीक है, अपन लिख लेंगे ऐसे भी। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, सुमेर शाह और विसाजी चंदोरकर ने, इन्होंने नरहरि शाह को पकड़ा, हराया, और इन्हें भेज दिया सागर। सागर का जो किला है उस समय जेल के रूप में यूज में आने लगा था मराठा के द्वारा। तो ठीक है, हम इतनी बात लिख लेते हैं। तो नरहरि शाह से अगर हम वापस से देखें, तो नरहरि शाह हेडिंग डालकर, ही वॉज सन ऑफ धन सिंह,
और धन सिंह कौन थे? ब्रदर ऑफ निजाम शाह। ठीक है, अब हुआ क्या था कि नरहरी शाह तो गद्दी पर बैठ गए, पर बुरा किनको लगा? तो बुरा लगा सुमेर शाह को। तो सुमेर शाह, अब सुमेर शाह कौन थे? तो सन ऑफ निजाम शाह। वो बोल रहे भैया मेरे पिताजी, सुमेर शाह कहना है भैया मेरे पिताजी राजा थे, तो आपने धन सिंह को क्यों बिठाया मेरे चाचा के लड़के को, मैं बैठूंगा गद्दी पर। ठीक है, तो सुमेर शाह सन ऑफ निजाम शाह अटैक्ड ऑन नरहरी शाह along with विसाजी चंदोरकर। ठीक है, तो विसाजी चंदोरकर कौन थे? तो विसाजी चंदोरकर जो थे वो पेशवा रिप्रेजेंटेटिव थे। कहाँ के? अच्छा, पेशवा रिप्रेजेंटेटिव ही कहाँ के थे, किस किस जगह के थे? तो ये थे सागर के। सागर के जो पेशवा थे उनके रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है, तो सुमेर शाह और ने अटैक करा नरहरी शाह पर विसाजी चंदोरकर की हेल्प से, और उन्होंने क्या करा? दे सेंट, दे मतलब कौन? सुमेर शाह और पेशवा के रिप्रेजेंटेटिव विसाजी चंदोरकर ने, दे सेंट नरहरी शाह टू सागर एंड कैप्टिव देम, मतलब उन्हें जेल भेज दिया एक प्रकार से, है ना। ठीक है, तो वहाँ पर इन्हें बंदी बनाकर रखा गया, किन्हें? नरहरी शाह को। अब जो सुमेर शाह हैं, ये सुमेर शाह जी कौन है? तो ये सुमेर शाह है निज़ाम शाह के पुत्र, और सुमेर शाह हैं हमारे किन के पिताजी? तो ये हैं हमारे अपने शंकर शाह जी के पिताजी। ठीक है, अभी शंकर शाह जी स्टार्ट होने वाले हैं बस एक स्टेप के बाद में। तो अब आ रहे हैं सुमेर शाह। तो सुमेर शाह सन ऑफ निज़ाम शाह, ठीक है, फादर ऑफ शंकर शाह, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह जी के पिताजी थे। ठीक है, 1780 में इन्होंने रूल करा, और रूलर बने, हमने देखा कैसे बने। तो ये पेशवा के रिप्रेजेंटेटिव की हेल्प से, जिनका नाम था विसाजी चंदोरकर की हेल्प से रूल करा इन्होंने नरहरी शाह को गद्दी से हटाकर। ठीक है, सुमेर शाह ने वादा करा पेशवा को कि वो 10 लाख रुपए, 10 लाख कब देंगे? इन केस देंगे। किसको? पेशवा को। पेशवा को उन्होंने वादा करा कि हम 10 लाख अभी देंगे आपको, और 10 लाख रुपए लड़ाई जीतने के बाद में देंगे, है ना। कौन सी लड़ाई? नरहरी शाह के बाद में। तो जो विश्राजी चंदोरकर जो उनकी हेल्प करने आए थे वो इसी शर्त पे आए थे कि 10 लाख तो आपको अभी दिए जाएंगे और 10 लाख दिए जाएंगे लड़ाई जीतने के बाद में। ठीक है, परंतु वो दिए नहीं, और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो हमारे नरहरी शाह थे उन्होंने मांडोली कर लिया, है ना। किन से कर लिया? वापस से मराठाओं से कर लिया। तो विसा जी, है ना, ये भी कौन है? ये कौन है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेशवा, मराठा पेशवा ऑफ सागर। इन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर? सुमेर शाह के ऊपर जाकर। किसकी हेल्प? किन दोनों ने? नरहरी शाह और मराठाओं के पेशवा के रिप्रेजेंटेटिव ने अटैक करा सुमेर शाह के ऊपर जाकर, और वापस से गद्दी पर किसे बिठा दिया? नरहरी शाह के को बिठा दिया। तो ठीक है, तो विसाजी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेशवा ऑफ सागर अटैक ऑन
सुमेर शाह एंड imprisoned हिम, उन्हें जेल कर दिया। कहां पर करा? जटाशंकर के अंदर। जटाशंकर कहां पर है? दमोह के अंदर है। तो जटाशंकर दमोह के अंदर इन्हें बंदी बना के रख लिया गया। और उसी के बाद क्या हुआ, हमारे नरहरि शाह वापस से रूलर बन गए। ठीक है। अच्छा, ये लड़ाई जो हुआ किन के बीच में? हमारे सुमेर शाह और नरहरि शाह के बीच में, इसे बोलते हैं बैटल ऑफ मानगढ़। ठीक है, कौन सा? बैटल ऑफ मानगढ़। ठीक है। तो बैटल ऑफ मानगढ़ किस किस के बीच में हुआ? तो हमारे मेनली सुमेर शाह, पेशवा रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नरहरि शाह के बीच में। ठीक है। अब नरहरि शाह जो हमारे वापस से आ रहे हैं, ये आए 1782 में और 84 तक ये रहे वापस से 2 साल के लिए, है ना। और इस समय असली रूलर कौन बन जाएंगे जिनके हाथ में पावर है? तो मेन पावर इन अंडर द हैंड ऑफ मराठास। ठीक है, मराठास यहाँ पर बहुत पावरफुल हो गए, है ना। और वसा जी ने क्या करा, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, मराठा का एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। ठीक है। अब हम जब आगे देखते हैं कि नरहरि शाह का रूल जब चल रहा था, तो उसी बीच में हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एमपी के आ जाते हैं वीर। कौन? जिनके बारे में हमें कवर करना है। शंकर शाह, ठीक है, ये है इनके पुत्र रघुनाथ शाह। ठीक है। तो वीर स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऐसा माना जाता है दुर्गावती जी के, जो हमारी दुर्गावती जिनके बारे में हमने पढ़ा पहले, उन्हीं के एंसिस्टर्स हैं, उन्हीं के एंसिस्टर नहीं, उनके वंशज हैं सभी ये। ठीक है। अब गोंड, जब ये इनका जन्म हुआ, ठीक है, तो उस समय इनके पिताजी जो थे, शंकर शाह जी के पिताजी जो थे सुमेर शाह, है ना, ये तो कहाँ थे? जटाशंकर की जेलों में थे। अब शंकर शाह जी जो थे, वो अपनी माता जी के साथ में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गढ़ापुरवा में। गढ़ापुरवा करके एक जगह है ना, छोटा गांव था, वहां पर रहते थे अपनी माता जी के साथ में। ठीक है। अब इस समय तक आते आते जो गोंड डायनेस्टी था, है ना, उसमें छोटे छोटे राजा हो चुके थे, अलग अलग रियासत के, अलग अलग जागीरदारी के। ठीक है। और देखा जाए तो जो इनका रूल था वो कहाँ से कहाँ तक था? गोंड्स का, जबलपुर का, महाकौशलपुरा रीजन गोंड्स का ही अभी भी था। पर कहीं ना कहीं मराठा और मुगल्स का प्रेशर था और वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता था और अपनी अपनी मनमानी चलाई जाती थी रूलर्स के द्वारा, आउटसाइड रूलर्स के द्वारा। तो उस समय आंदोलन स्टार्ट किए गए। तो जो सुमेर शाह जी जो थे, उन्होंने शादी करी और उनके जो पुत्र हुए शंकर शाह और अपने, और शंकर शाह जी के पुत्र हुए रघुनाथ शाह। ठीक है। तो जब सुमेर शाह जेल में थे, उस दौरान ये अपनी माता जी के साथ में रहते थे। और माता जी के साथ में रहने के दौरान ये क्या करते थे, जंगल में और गांव के पास में जो बांस होता है, उससे धनुष बाण बनाया करते थे। ठीक है। तो धनुष, ये और उनके बाण बनाया करते थे। तो उन धनुष बाण को देखते देखते क्या हुआ कि जो शंकर शाह हैं, है ना, उन्हें देखकर आसपास के लोग भी आकर्षित हुए, उनके साथ में जो छोटे छोटे
बच्चे थे उस समय, तो बिल्कुल 10-12 साल के थे, और 16 साल की उम्र में जब ये पहुँचे, तब सुमेर शाह जी जेल से छूट के वापस आए थे। तो शंकर शाह जी धनुष बाण बनाते थे, और इनकी एक टीम बन चुकी थी खुद ही में, और ये टीम का नाम जो रखा गया, गोंटिया दल रखा गया। क्या रखा है? गोंटिया दल। ठीक है, फी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि गोंटिया दल किसके द्वारा बनाया गया था, तो कहीं नहीं मिलेगा ये फैक्ट आपको। तो गोंटिया दल बनाया था, और संबंधित है किससे? शंकर शाह जी से संबंधित है। ठीक है, तो गोंटिया दल के जो मुखिया रहे वो शंकर शाह रहे। छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर एक प्रकार से सेना बनाई, और उस समय बहुत ही आक्रोश चल रहा था मुगल्स के प्रति, अपने ब्रिटिशर्स के प्रति और मराठास के प्रति, और कहीं ना कहीं ये लोगों को जगाने का काम कर रहे थे कि हम सब एक होना चाहिए। गोंड्स में भी विभाजन हो चुके थे, सबको एकजुट करने की कोशिश करी जा रही थी। ठीक है, तो आ, जब 1800 में, सन 1800 में वापस से सुमेर शाह रिहा हुए, तो ये अपने पिता सुमेर शाह और शंकर शाह साथ में रहने लगे। ठीक है, और उसी के साथ में जब धीरे धीरे करके इन्होंने वापस से अपने हाथ में सत्ता संभाली, और ये हमारे गढ़ामंडला के ऊपर रूल करने लगे शंकर शाह जी। ठीक है, तब इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, और बहुत सारी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए आज़ादी के लिए, है ना। एक प्रकार से जो 1857 का हमारा रिवॉल्ट था, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन करे, और गोरिल्ला टेक्निक से मराठों के विरुद्ध बहुत सारे युद्ध करे इन्होंने। ठीक है, और ये दोनों पिता और पुत्र रघुनाथ शाह और शंकर शाह गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करते थे, और ये ऐसा बताया जाता कविता कविता सुना सुना कर लोगों को जागरूक करते थे। ठीक है, और एकजुट करने की कोशिश करते थे। तो शंकर शाह जी ने 1857 का जो रिवॉल्ट था, वो हमारा जबलपुर रीजन से और महाकौशल रीजन से उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो जबलपुर रीजन से हमारे शंकर शाह जी ने इस रिवॉल्ट को चलाया, है ना। और उस समय जो जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 52nd इन्फेंट्री के कैप्टन थे, उनका नाम था कैप्टन क्लार्क। ठीक है, अब ये कैप्टन क्लार्क के सदमे में आ चुके थे, एक प्रकार से घबरा चुके थे शंकर शाह से। कारण ये था कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने इतना ज़्यादा लोगों को एकजुट कर दिया था, और इन्हें यह डर था ब्रिटिशर्स को कि ये जो महाकौशल का रीजन है, जबलपुर का रीजन है, ये इनके हाथ से अगर चले जाएगा, अगर इन्हें रोका नहीं किया तो इन्हें रोकने के लिए वो बड़ी षड्यंत्रकारी नीतियां बनाया करते थे क्लार्क। और ऐसा कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स थे आसपास के छोटे मोटे राजा थे, उनके साथ में क्लार्क संधि करते थे, और जानने की कोशिश करते थे, और खुफिया जांच मतलब कि सारी डिटेल्स जाना करते थे गुप्तचरों के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे खुशाल चंद करके एक राजा थे, खुशाल चंद, जो इन्हें ब्रिटिशर्स को, कैप्टन क्लार्क को शंकर शाह और रघुनाथ शाह की जानकारी दिया करते थे। ठीक है, अब क्लार्क ने क्या करा, एक इनका जो प्यून था, है ना, इंडियन प्यून था, उसे, उसका नाम था भाड़ सिंह। ठीक है, अब भाड़ सिंह को इन्होंने भेजा हमारे शंकर शाह के पास में। कहाँ पर भेजा? शंकर शाह के पास में भेजा। क्या बना के भेजा? गुप्तचर बना के भेजा। और ये इन्हें गुप्तचर बना के भेजा, और वहाँ ये पता करने भेजते थे कि क्या कहीं ना कहीं इन्हें एक रीज़न मिल जाए शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पकड़ने का। तो हुआ ऐसा कि जो भाड़ सिंह थे, ये सन्यासी के रूप में गए हमारे शंकर शाह के पास। उस समय क्या क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, तो अधिकतर जो क्रांतिकारी थे वो सन्यासी का रूप डालकर जाया करते थे, आसपास का शो करते थे कि हम यहाँ से हम ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं।
तो भाड़ सिंह ने बिल्कुल बता दिया, उन्हें जता दिया और विश्वास दिला दिया शंकर शाह को कि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी हूँ और मैं तो शंकर शाह जी ने इन्हें सारी जानकारी दे दी, जो उनका रिवॉल्ट करने वाले थे, जो उनका प्लान था कि ब्रिटिश कोर्ट को, ब्रिटिश जो ट्रेजरी है उसे लूटने वाले हैं, कैसे करके वहाँ पर हमला करने वाले हैं, तो और कैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये मारने वाले हैं, इन्होंने सब कुछ बता दिया भाड़ सिंह को। और भाड़ सिंह ने जाके बता दिया कैप्टन क्लार्क को, और क्लार्क ने इस बेसिस पर छापा मारा, अटैक करा और रघुनाथ शाह और शंकर शाह को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और उनके साथ में 130 उनके साथियों को भी। ठीक है, ये बात है करीब करीब 14 सितंबर 1857 की। ठीक है ना। और 2 से 3 दिन के अंदर ट्रायल चला और उसी दौरान उनको जबलपुर कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी। ठीक है, किन्हें? शंकर शाह जी को और रघुनाथ शाह जी को। और उसी कोर्ट के सामने तोप के ऊपर बांधकर इन्हें, शंकर शाह जी को और रघुनाथ शाह जी को तोपों से उड़ा दिया गया और यहाँ पर ये दोनों शहीद हो जाते हैं। ठीक है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो थे वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 1857 क्रांति में ना केवल उन्होंने लड़ाई करी, ठीक है, पर उन्होंने आंदोलन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। अच्छा, रानी जो अवंतीबाई हैं वो गोंड की शासक नहीं थी, वो जागीरदार थी। ठीक है ना। रानी अवंतीबाई का नाम रानी अवंतीबाई भले लिखा जाता है पर वो जागीरदार थी। और हुआ यह था कि रानी अवंतीबाई को भी कहीं ना कहीं हेल्प किया था शंकर शाह जी ने राज करने के लिए, उनकी जागीरदार वापस दिलाने के लिए। इसलिए अवंतीबाई भी रानी जो हमारे शंकर शाह जी इनका सपोर्ट करती थी। तो ठीक है, तो मेन जो उस वक्त गोंड रूलर थे वो थे शंकर शाह जी, ना कि अवंतीबाई। ठीक है ना। अवंतीबाई तो रामगढ़ की केवल क्या थी? जागीरदार थी। ठीक है, तो इतना ही था शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी के बारे में। ठीक है, एग्जाम परस्पेक्टिव में इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने, उनको कब शहीद फांसी दी गई, तो फांसी नहीं, उन्हें कब तोपों से उड़ाया, तो 18 सितंबर 1857 को उन्हें तोपों से उड़ाया। और इसी दिन को बलिदान दिवस के नाम से मनाया जाता है हर साल। ठीक है ना। बड़े ही वीर थे हमारे शंकर शाह जी और रघुनाथ शाह जी। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारी रानी अवंतीबाई, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से, अवंतीबाई। ठीक है। अच्छा, जो अपने जो शंकर शाह जी थे उनकी जो वाइफ थी फूल कुमारी, है ना, उनसे शादी करी थी उन्होंने 20 साल की उम्र में। और जैसे ही उनकी तोपों से उड़ाकर उन्हें शहीद होते हैं, जब वो शहीद होते हैं तो उसके बाद में उनकी वाइफ फूल कुमारी वह शासन संभालती है और वह इस आंदोलन को आगे लेके जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के 1857 की क्रांति में महिलाओं द्वारा जो योगदान दिया गया है तो उसमें फूल कुमारी का नाम लिखें, आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज जरूर मिलेगा उसका। ठीक है, तो फूल कुमारी जी वाइफ थी शंकर शाह जी की, जिन्होंने रिवॉल्ट को आगे बढ़ाया। अब 1857 की बात करें और अवंतीबाई जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रानी अवंतीबाई जो थी वो रूलर थी कहाँ की? जागीरदार थी, कहाँ की? रामगढ़ की। ठीक है, तो रामगढ़ की शासिका हमारी अवंतीबाई। ठीक है, ये कहाँ पर था? गड़ा मंडला के अंदर आता था। ठीक है, गड़ा मंडला जबलपुर के मेन रूलर हो गए शंकर शाह, और उनके अंदर एक जागीरदार आती थी रामगढ़, वहाँ की रानी थी अवंतीबाई। अब अवंतीबाई जो थी ये मेनली थी मनीखेड़े की। ठीक है, मनीखेड़ी की हमारी रानी थी। मनीखेड़ा कहाँ पड़ता है? तो सियोनी की थी। तो ऐसा अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से, ऑप्शन में रामगढ़ और सियोनी दोनों दिया जाए तो दोनों पर टिक लगा के आइएगा, क्योंकि इनका संबंध सियोनी से भी था। ठीक है, इनका जन्म वहीं पर हुआ था। अब इनके फादर थे जुझार सिंह, इनके फादर हैं, और इन्होंने शादी करी विक्रमजीत सिंह लोधी। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे?
ये थे रामगढ़ के जागीरदार। ठीक है, रामगढ़ कहाँ पड़ा था अभी जिले, तो रामगढ़ बात करें तो ये था हमारे डिंडोरी के अंदर। ठीक है, अब 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई ने क्यों पार्टिसिपेट किया? ठीक है, तो 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई ने इसलिए पार्टिसिपेट किया कि जो विक्रमजीत सिंह थे, जो इनके हस्बैंड थे, वो बहुत ही ज़्यादा भगवान भक्ति में लीन थे। कहाँ थे? भगवान भक्ति में लीन थे। उन्हें भगवान का ध्यान करना अच्छा लगता था, और एक प्रकार से वो नहीं रहते जो बिल्कुल समर्पित कर देते भगवान को, उन्हें ना जग की परवाह, ना खुद की परवाह, ना किसी की परवाह। तो उस प्रकार से जो हमारे विक्रमजीत थे वो क्या थे? डिवोटी थे भगवान के, है ना। हम इसे कह सकते हैं इंग्लिश में आर्डेंट डिवोटी। ठीक है, ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये रिलीजियस हो गए थे। तो इस कारण जो ब्रिटिश कोर्ट है ना, ब्रिटिशर्स ने रामगढ़ को, ब्रिटिशर केप्ट रामगढ़ ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट ऑफ वर्ड्स। कोर्ट ऑफ वर्ड्स मतलब कि ऐसा, मतलब कि कर दिया जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर एक ऑफिसर नियुक्त कर दिया जाता है, इस बेस पे कि जो वहाँ का रूलर है वह राज करने में सक्षम नहीं है, वो टैक्स लगाने में सक्षम नहीं है, वो डिसीजंस लेने में सक्षम नहीं है। इस बेस पर उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा यहाँ पर, वहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया एक तहसीलदार। ठीक है, और तहसीलदार अपॉइंट करा, ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड तहसीलदार, जिसके अंदर कितने आते थे? 100 विलेजेस आते थे, अराउंड 100 गांव का एक तहसीलदार उनने अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब जो हमारे शंकर शाह जी पिक्चर में आते हैं यहाँ पर, तो हमारे जो शंकर शाह जी जो थे, है ना, वह चला रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन, और शंकर शाह जी ने हेल्प किया रानी अवंतीबाई को। ठीक है, किस लिए? स्टेबलाइजिंग द डोमेन, है ना। तो रानी अवंतीबाई को हेल्प करा शंकर शाह ने वापस से राजगद्दी को संभालने के लिए, और रामगढ़ की जागीर उनको वापस से दिलवाई। इसलिए रानी अवंतीबाई बहुत ही मानती थी शंकर शाह जी को, और उन्होंने साथ में जुड़ी, जब उन्होंने हेल्प किया शंकर शाह जी ने, उनके साथ में रही, तो रामगढ़ की जो रानी हमारी अवंतीबाई है, उन्होंने बिल्कुल बढ़ चढ़ के साथ दिया शंकर शाह जी का, और महिला विंग की एक प्रकार से अध्यक्ष रही रानी अवंतीबाई। अच्छा, रानी अवंतीबाई की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जब जागरूक करती थी, आंदोलन चलाती थी, तो उन्होंने क्या करा कि वो हर शासक को, उनके आसपास के, एक चिट्ठी भेजती थी, एक लेटर भेजती थी। उसमें वो लिखती थी कि या तो मातृभूमि की रक्षा के लिए कमर कस लो, या कांच की चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाओ, तुम्हें अपने धर्म की शपथ पूरी करनी चाहिए। तो साथ में चिट्ठी के वो कांच की चूड़ियाँ भेजती थी, है ना। तो रानी अवंतीबाई साथ में कांच की चूड़ियाँ भेजती थी आसपास के रूलर को चिट्ठी के साथ में। यह देख के जो रूलर्स होते थे उन्हें भी बड़ा आक्रोश होता था, और वो भी साथ में खड़े हो जाते थे अवंतीबाई के और शंकर शाह के साथ में। तो आगे चलकर ऐसा हुआ कि जैसे ही धीरे धीरे करके अवंतीबाई का वापस से डोमेन आया रामगढ़ के ऊपर, तो वहाँ पर वापस से ब्रिटिशर्स के जो कर्नल रहते हैं, कैप्टन रहते हैं, जिनका नाम रहता है वॉर्डिंगटन। क्या नाम रहता है? वॉर्डिंगटन। तो वॉर्डिंगटन भाई साहब, ये महाशय अटैक करते हैं बार बार अवंतीबाई के ऊपर। ठीक है, तो पहली बार तो क्या हुआ कि अवंतीबाई जी ने क्या करा, जवाब में वार्डिंगटन है उन्हें पछाड़ दिया। कब पछाड़ा? हुआ क्या था, जब शंकर शाह जी को फांसी मृत्युदंड सुनाया गया, तोप के आगे उन्हें जब उड़ाया गया, तो रानी अवंतीबाई को बुरा लगा, और वो मैदान में डायरेक्टली तौर पे उतर गई, और वार्डिंगटन जो यहाँ पर कब्जा करके बैठे थे, ठीक है, जैसे कि कुछ रियासत थी, बिछिया, है ना, उसके बाद में घुघरी और बस्ती, ये तीनों
जो जगह थी, यहाँ के किले होंगे, वो रानी अवंतीबाई ने कंट्रोल में ले लिए। तो रानी अवंतीबाई ने उन पे वापस से शासन पा लिया, और यही देखकर वापस से वाडिंगटन को बुरा लगा, और वाडिंगटन ने सेकेंड बार वॉर करा रानी अवंती के ऊपर। ठीक है, जिसे कहते हैं मंडला का वॉर या खेरी का वॉर। ठीक है, ये हुआ 23/11/1857 को। ठीक है, अब पहला वॉर जो था वाडिंगटन का, इसमें रानी जीत गई, है ना, 23/11/1857 का। और सेकेंड, इसी दौरान जो सेकेंड वॉर होता है वो होता है 20 मार्च 1858 को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि रानी के खिलाफ वाडिंगटन मिल जाते हैं रीवा के महाराजा से। किनसे? रीवा के महाराजा से। और ये रीवा के महाराजा हेल्प करते हैं रानी से लड़ने के लिए वाडिंगटन को। और ये दोनों मिलकर जब आक्रमण करते हैं रानी अवंतीबाई पे, तो रानी अवंतीबाई पास ही की एक पहाड़ी है, वहां पर जाकर चले जाती है, जिसका नाम था देवहारगढ़। तो देवहारगढ़ की पहाड़ी पर जाकर रानी अवंतीबाई चले जाती है, और वहां से बार बार ये गोरिल्ला टेक्निक से अभी भी युद्ध करती रहती है ना। और इनकी सेना धीरे धीरे करके खत्म होती गई अवंतीबाई की। और एक समय जब आया कि अवंतीबाई को लगा कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने खुद से, स्वयं से, अंग्रेजों के हाथों ना मरते हुए, उनके हाथ में ना आते हुए, स्वयं से उनके जो चाकू था उससे उन्होंने खुद को शहीद कर लिया। तो इस तरह की हमारी वीर वीर रानी अवंतीबाई हैं। और उन्हीं के स्मरण में हमारी एमपी गवर्नमेंट ने वीरांगना अवंतीबाई सम्मान स्टार्ट करा है। और बरगी जो प्रोजेक्ट है, बरगी योजना, उसका नाम रख दिया है रानी अवंतीबाई। ठीक है, और रानी अवंतीबाई की जो स्टेचू है, ये मध्य प्रदेश में लगाई गई है ट्राइबल म्यूजियम में। ये कहाँ पर है? भोपाल के अंदर। ठीक है, और इनके नाम पर स्टाम्प भी जारी किया गया था। और इसी तरह से रानी अवंतीबाई के द्वारा अंग्रेजों को बिल्कुल 1857 में परेशान करने का पार्टिसिपेशन किया गया, और कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन जीते गए, पर वापस से वाडिंगटन ने इन्हें सप्रेस कर दिया, दबा दिया गया, और वीरांगना अवंतीबाई शहीद हुई। इसी तरह से जो हमारा गड़ा मंडला वाला, गड़ा मंडला या कटंगा वाला जो गोंड डायनेस्टी है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे कल के दिन, बिल्कुल छोटा सा है देवगढ़ का गोंड डायनेस्टी। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नई डायनेस्टी खेरला का गोंड के बाद में। ठीक है, तो देवगढ़ और खेरला का हमको बिल्कुल एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो रहेगा वो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।